हेलो फ्रेंड्स, मैं आर्यन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का आरसीसी कोचिंग सेंटर में। आज हम क्लास 12th के केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर फर्स्ट विलयन पढ़ेंगे। देखिए, विलयन क्या होता है। विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। यानी हमें दो पदार्थ दिया रहेगा और उनके समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। ठीक है। विलयन में मुख्यतः दो भाग होते हैं, जिसे विलेय और विलायक कहते हैं। देखिए, विलयन में विलायक जो होता है, विलायक की मात्रा ज़्यादा होती है और विलेय की मात्रा कम होती है। जैसे अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, अगर हम एक गिलास में पानी ले लें और चीनी ले लें, तो यहाँ जो पानी होगा हमारा विलायक होगा, क्योंकि विलायक जो होता है वो घोलने का काम करता है। ठीक है। और जो पानी और चीनी मिल के जो विलयन प्राप्त होगा वो हमारा विलयन कहलाएगा। ठीक है। देख, इसमें लिखा गया है, विलयन में जिसकी मात्रा कम होती है उसे विलेय तथा जिसकी मात्रा अधिक होती है उसे विलायक कहते हैं। विलयन की भौतिक अवस्था विलायक की भौतिक अवस्था पर निर्भर करती है। विलायक जैसा होगा विलयन वैसा ही होगा। ठीक है। जैसा हमारा विलायक होगा वैसे ही विलयन होगा। जैसे कि पानी और चीनी की बात करें, तो जो पानी और चीनी का विलयन प्राप्त होगा, अगर पानी लिक्विड फॉर्म में है तो लिक्विड फॉर्म में ही विलयन हमारा होगा। ठीक है। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, एकदम बेसिक से शुरू कर रहा हूँ और टॉप लेवल तक लेकर जाऊंगा। हमारा सपना है क्लास 12th में केमिस्ट्री में 70 आउट ऑफ 70 प्राप्त करना। ठीक है। इसके लिए हम अभी से ही आपकी क्लासेस शुरू कर रहे हैं। हमारा पहला चैप्टर विलयन है। विलयन को आज हम एक फ्लो में ख़त्म करेंगे। उसके बाद डिटेल में एक एक हेडिंग में आपको वीडियोस प्रोवाइड की जाएंगी और चैनल पे अलग से प्लेलिस्ट बनी है, उस पर जाके आप बिना समस्या के वीडियो को देख सकते हैं। देखिए, विलयन का वर्गीकरण। भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन को तीन वर्गों में बांटा गया है। पहला है ठोस विलयन, दूसरा है द्रव विलयन, तीसरा है गैस विलयन। ठीक है। विलयन के प्रकार विलयन के प्रकार देखें तो यहाँ है विलयन का प्रकार, विलायक है, विलेय है, उदाहरण है। जैसे मैं आपको नोट्स दिखा रहा हूँ, सेम ऐसे ही आपको अपनी नोट्स तैयार करनी होंगी, क्योंकि पेपर के टाइम आपको समझ नहीं मिलेगा कौन सी चीज़ें पढ़नी है। मैं आपको अभी से ही इंपॉर्टेंट चीज़ों को बताऊंगा, उन्हें आप रटते जाइए। हालांकि अभी हम लोग के पास बहुत समय है पढ़ने के लिए, लेकिन फिर भी जो भी पढ़े तुरंत याद करते हुए चलें। ठीक है। विलयन के प्रकार है ठोस विलयन। ठोस विलयन के अंदर तीन विलयन आते हैं। ठोस और ठोस का विलयन होगा। ठीक है। ठोस विलायक भी ठोस होगा और विलेय भी ठोस होगा, तो इसका विलयन हमारा कैसा प्राप्त होगा? ठोस विलयन प्राप्त होगा। बात करें इसके उदाहरण की, तो एयू में सीयू का मिश्रण। ठीक है। यानी सोना में कापर का मिश्रण कैसा मिश्रण होता है? ठोस विलयन, ठोस मिश्रण ही होता है, ठोस विलयन प्राप्त होता है। अब बात करें ठोस और द्रव। अगर हमारा विलायक ठोस है और विलेय भले ही द्रव है, लेकिन विलयन हमारा ठोस ही प्राप्त होगा, क्योंकि विलायक यहाँ ठोस है। क्योंकि विलयन की जो अवस्था भौतिक अवस्था होती है वो विलायक की भौतिक अवस्था पर निर्भर करती है, ना कि विलेय की भौतिक अवस्था पर। इसके बाद इसके एग्जाम्पल की बात करें तो सोडियम में Hg का मिश्रण, सोडियम में पारे का मिश्रण कैसा विलयन होता है? ठोस विलयन होता है। बात करें अगले की, तो ठोस में गैस का मिश्रण। ठोस विलायक है, भले ही विलेय गैस है, लेकिन विलयन हमारा कैसा प्राप्त होगा? ठोस प्राप्त होगा। जैसे Pt में H2 का मिश्रण। बात करते हैं द्रव विलयन की। द्रव विलयन में दिया गया है द्रव में ठोस का मिश्रण। द्रव हमारा विलायक है, भले ही ठोस है, लेकिन हमारा विलयन कैसा प्राप्त होगा? द्रव विलयन ही प्राप्त होगा। जैसे अभी आपको बताया H2O में शक्कर का मिश्रण, आप इसे घर पे भी ट्राई कर सकते हैं। H2O यानी पानी में शक्कर का मिश्रण करेंगे तो हमारा द्रव विलयन ही प्राप्त होगा। द्रव में द्रव का मिश्रण, ये तो द्रव विलयन ही प्राप्त होगा। क्यों? पानी में शराब का मिश्रण, आप देखे होंगे कि शराब में अगर पानी डाल दें या फिर पानी में शराब डाल दें तो मिश्रण हमारा द्रव विलयन ही प्राप्त होता है। बात करें इसके अगले की, तो यहाँ दिया गया है द्रव में गैस का मिश्रण। अब यहाँ विलायक क्या है? हमारा द्रव है। विलयन की भौतिक अवस्था विलायक की भौतिक अवस्था पर निर्भर करती है, ये मेन पॉइंट है। इसी से पूरा चैप्टर समाप्त होने वाला है। द्रव विलायक है, विलेय गैस है। जैसे कोल्ड ड्रिंक में CO2 का मिश्रण, जो हम कोल्ड ड्रिंक पीते हैं उसमें CO2 का मिश्रण होता है। ठीक है। एक बार क्विक रिवीजन करते हैं। विलयन क्या होता है? दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। विलयन में मुख्यतः दो भाग होते हैं, जिसे विलेय और विलायक कहते हैं। विलयन बराबर होता है विलेय प्लस विलायक। विलयन में जिसकी मात्रा कम होती है उसे विलेय तथा जिसकी मात्रा अधिक होती है उसे विलायक कहते हैं। विलयन की भौतिक अवस्था विलायक की भौतिक अवस्था पर निर्भर करती है। विलायक जैसा होगा विलयन वैसा ही होगा। ठीक है। इसके बाद करें वर्गीकरण की, तो क्लासिफिकेशन इसका क्या है? भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन को तीन वर्गों में बांटा गया है: ठोस विलयन, द्रव विलयन, गैस विलयन। ठीक है। अब बात करते हैं अगले की। देखिए फ्रेंड्स, हमें दिया गया है गैस विलयन। अब यहाँ देखिए, विलायक हमारा गैस है। जो विलेय है, भले वो ठोस द्रव गैस हो, लेकिन विलयन हमारा कैसा प्राप्त होगा? गैस विलयन प्राप्त होगा। क्यों प्राप्त होगा? क्योंकि हमारा विलायक क्या है? गैस अवस्था में है।
क्योंकि विलयन की भौतिक अवस्था विलायक की भौतिक अवस्था पर ही निर्भर करती है। गैस है, गैस में ठोस का मिश्रण देखें तो N2 में कपूर का मिश्रण यानी नाइट्रोजन में कपूर का मिश्रण कैसा प्राप्त होता है? गैस विलयन ही प्राप्त होता है। बात करें गैस में द्रव की, N2 में क्लोरोफॉर्म CH Cl3 का मिश्रण। आगे देखें तो हमारा दिया गया है गैस में गैस का मिश्रण यानी नाइट्रोजन में ऑक्सीजन का मिश्रण हमारा गैस विलयन ही प्राप्त होगा। देखिए दिया गया है विलयन की सांद्रता। विलयन की सांद्रता क्या होती है? विलयन की सांद्रता विलय की मात्रा पर निर्भर करती है। ठीक है, विलयन की सांद्रता। अब देखते हैं, इसमें दो भाग बनाए गए हैं, आयतन संबंधित ताप पर निर्भर और द्रव्यमान संबंधित ताप पर निर्भर नहीं। मतलब कि आयतन संबंधित जो होगा वो ताप पर निर्भर करेगा और जो द्रव्यमान संबंधित होगा उस पर ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये चीज़ें बोर्ड एग्जाम में एज टू इज ऐसे ही पूछ ली जाती हैं। जैसे इसमें दिया गया है सेम ऐसे ही आपको लिखना है, नंबर आपको भर भर के मिलेंगे। देखिए इसमें अंतर करने के लिए दिया गया है V/V% यानी कि आयतन बटा आयतन परसेंट यानी आयतन प्रतिशतता। ये क्या है? आयतन पर निर्भर है यानी ये ताप पर निर्भर करेगा। बात करें इसके वेट बाई वेट परसेंटेज की तो ये द्रव्यमान प्रतिशतता है, ये ताप पर निर्भर नहीं करेगा। वेट बाय वॉल्यूम परसेंट या द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता, द्रव्यमान आयतन आ गया यानी आयतन संबंधित है, ये ताप पर निर्भर करेगा। और दिया गया है मोललता। मोललता जो है वो द्रव्यमान पर संबंधित है, इसलिए ये ताप पर निर्भर नहीं करेगा। मोलरता, देखिए मोलरता और मोललता अलग अलग हैं। यहाँ मोललता है, यहाँ मोलरता है। ये मोलैरिटी होती है और ये मोलैलिटी होती है। मोलैलिटी जो होती है वो द्रव्यमान पर निर्भर करती है और जो मोलरता होती है वो आयतन पर निर्भर करती है। मोल अंश या मोल प्रभाज ये द्रव्यमान संबंधित है, इसलिए इस पर ताप का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। नॉर्मलता जो है ये आयतन संबंधित है, हालांकि ये नॉर्मलता हमारे सिलेबस से हटा दिया गया है। नॉर्मलता जो है वो आयतन संबंधित है, इसलिए ये ताप पर निर्भर करेगा। ppm पार्ट पर मिलियन। बात करते हैं एक एक की। दिया गया है द्रव्यमान प्रतिशतता, वेट बाय वेट परसेंटेज यानी द्रव्यमान प्रतिशतता है, ये ताप पर निर्भर नहीं करेगा। इसकी डिफिनेशन क्या होती है? पदार्थ की वह मात्रा जो 100 ग्राम विलयन में घुली होती है द्रव्यमान प्रतिशतता कहलाती है। इसकी नोट्स, जैसे ये नोट्स है वैसे ही आपको बनानी है। देखिए आपको रटने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। वेट बाय वेट परसेंटेज, पदार्थ की वह मात्रा जो 100 ग्राम विलयन में घुली होती है, पदार्थ की वह मात्रा जो 100 ग्राम विलयन में घुली होती है द्रव्यमान प्रतिशतता कहलाती है। ठीक है, जैसे इसके एग्जाम्पल की बात करें तो दिया गया है 30% वेट बाय वेट। यहाँ कोष्टक में लिखा है वेट बाय वेट, अगर W/W लिखा है तो आप समझ जाएंगे कि ये भारानुसार द्रव्यमान अनुसार दिया गया है। यानी 30% वेट बाय वेट का मतलब होता है 30 ग्राम बटे 100 ग्राम। इसका मतलब क्या होता है? 30 ग्राम विलेय पदार्थ 30 ग्राम विलेय पदार्थ घुला है 100 ग्राम विलयन में, यानी 30 ग्राम विलेय पदार्थ जो है वो 100 ग्राम विलयन में घुला है। बात करते हैं इसके अगले की, तो यहाँ दिया गया है द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज। द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता, पहले द्रव्यमान फिर आयतन प्रतिशतता यानी पदार्थ की वह मात्रा जो 100 ml विलयन में, पदार्थ की वह मात्रा जो 100 ml विलयन में घुली होती है द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता कहलाती है। इसके फार्मूले की बात करें तो वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज बराबर होता है विलेय की मात्रा बटे विलयन का आयतन गुणे 100। विलेय की मात्रा बटे विलयन का आयतन गुणे 100। देखिए इसका मैं फार्मूला आपको एक PDF के तौर पे प्रोवाइड करूँगा, उसके लिए आपको समय देना होगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आ रहा है तो सेशन को लाइक कीजिए और जो भी चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं उसको बार बार वीडियो रिपीट करके देखिए आपको सभी चीज़ें 100% समझ में आएंगी। बात करते हैं इसके एग्जाम्पल की, तो दिया गया है 30% वेट बाय वॉल्यूम या द्रव्यमान आयतन परसेंटेज 30 ग्राम बटे 100 ml। 100 ml क्यों दिया गया है? क्योंकि ये आयतन में है, यानी हमारा इसका मतलब हो जाएगा 30 ग्राम विलेय पदार्थ घुला है 100 ml विलयन में। 30 ग्राम जो विलेय पदार्थ है, यहाँ वेट है 30 ग्राम, विलेय पदार्थ घुला है 100 ml विलयन में। देखिए बात करते हैं आयतन प्रतिशतता, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। पदार्थ का वह आयतन जो 100 ml विलयन में घुला है आयतन प्रतिशतता कहलाता है। पदार्थ का वह आयतन जो 100 ml विलयन में घुला है आयतन प्रतिशतता कहलाता है। यानी 30% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम दिया है, यानी कि 30 ml अपान 100 ml वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। इसका मतलब क्या है? आप इसके मतलब पे जाइए। यहाँ 30 ml विलेय पदार्थ घुला है 100 ml विलयन में। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आइए इसके अगले टॉपिक पर चलते हैं। देखिए बात करते हैं मोललता पर। मोललता, मोलैलिटी, मोलैलिटी, मोललता।
स्मॉल m प्रति किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या विलयन की मोललता कहलाती है। देखिए इसका मतलब क्या है, प्रति किलोग्राम विलायक में उपस्थित, यानी कि अगर हम 1 किलो विलायक लेते हैं उसमें उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, उसमें जो उपस्थित होगा विलेय के मोलों की संख्या विलयन की मोललता कहलाती है। मोललता क्या है, देखिए मोललता जो है ये द्रव्यमान पर निर्भर करता है। ठीक है, मोललता जो है ये द्रव्यमान पर निर्भर करता है, द्रव्यमान पर निर्भर करता है, इसलिए इसका टेम्परेचर से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसका देखिए फार्मूला क्या होता है, मोललता m डैश बराबर विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक की मात्रा, वो भी केजी में, विलेय की मोलों की संख्या बटे विलायक की मात्रा केजी में। इसका मात्रक हो जाएगा मोल पर केजी। इसका फार्मूला होगा m डैश बराबर N/W इन केजी, यानी जो वेट है वो केजी में होगा। n क्या है, मात्रा बटे अणुभार, n क्या है, मोलों की संख्या, मोलों की संख्या बराबर होता है मात्रा बटे अणुभार W/m। फार्मूला आपको रटना पड़ेगा। ठीक है, बिना फार्मूला रटे आप कोई भी सवाल नहीं कर सकते, इसलिए फार्मूला आपको रटना ही पड़ेगा। देखिए m डैश बराबर क्या हो जाएगा, फिर यहाँ से W/m इंटू कैपिटल W, ये स्मॉल w है, ये कैपिटल W, ये केजी में है और ये ग्राम में है। अगर हमें इसे ग्राम में बदलना पड़ेगा, अगर हमें इसे ग्राम में बदलना है तो 1000 से भाग दे देंगे, जब भाग देंगे तो ये 1000 जो है ये हमारा ऊपर चला जाएगा, तो इसका फार्मूला बन जाएगा m डैश बराबर स्मॉल w इंटू 1000 अपान m इंटू कैपिटल W। यही हमारा मोलैलिटी का बेसिक फार्मूला हो जाता है। देखिए अब हम बात करते हैं विलेय के लक्षण या विशेषताएं। विलयन के लक्षण और विशेषताएं क्या होती हैं। विलयन के निम्नलिखित सामान्य लक्षण या विशेषताएं पाई जाती हैं। पहला है विलयन समांग एवं पारदर्शक होता है। विलयन का कोई निश्चित रासायनिक संगठन कंपोजिशन नहीं होता है। विलयन में उसके अवयवी पदार्थों के गुण जैसे स्वाद, रंग, गंध आदि विद्यमान रहते हैं। विलयन बनाने में आयतन में वृद्धि नहीं होती है। विलयन में विलेय पदार्थ नष्ट नहीं होते हैं, उसे वाष्पन द्वारा पुनः प्राप्त किया जा सकता है। विलयन का द्रव्यमान विलेय और विलायक के द्रव्यमान के योग के बराबर होता है। यही इसके लक्षण और विशेषताएं होती हैं। अगर हम इसके विलयन जो है इसके इंग्लिश डिफिनेशन की बात करें तो यह होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंस इज नोन एज सॉल्यूशन। 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण होमोजीनियस मिक्सचर को विलयन कहते हैं। समांगी मिश्रण यानी होमोजीनियस मिक्सचर। बात करते हैं इसके अगले टॉपिक की। देखिए बात करते हैं इसके तनु विलयन या सांद्र विलयन की। डाइल्यूट या कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन, जिस विलयन में विलेय की मात्रा विलायक की तुलना में बहुत कम होती है। जिस विलयन में विलेय की मात्रा विलायक की तुलना में बहुत कम होती है तनु विलयन डाइल्यूट सॉल्यूशन कहलाता है। तथा जिस विलयन में विलेय की मात्रा विलायक की मात्रा की तुलना में अधिक होती है उसे सांद्र विलयन कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। जिस विलयन में विलेय की मात्रा विलायक की तुलना में बहुत कम होती है, यानी कि इसमें हमारा विलायक बहुत ज़्यादा रहेगा और विलयन बहुत कम रहेगा, तनु विलयन कहलाएगा, यानी डाइल्यूट सॉल्यूशन कहलाता है। तथा जिस विलयन में विलेय की मात्रा जिस विलयन में विलेय की मात्रा जो विलेय होगा वो हमारा बहुत अधिक होगा, विलायक जो होगा वो बहुत छोटा होगा, बहुत कम होगा, वहाँ सांद्र विलयन होगा, यानी कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन कहलाता है। बात करते हैं इसके संतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन क्या होता है, किसी निश्चित ताप पर जल के एक निश्चित आयतन में शक्कर की थोड़ी मात्रा घोली जाए तो शक्कर पानी में घुल जाती है। थोड़ी थोड़ी मात्रा में शक्कर को जल में डालकर हिलाते रहने पर शक्कर धीरे धीरे घुलती जाती है और अंत में एक ऐसी अवस्था आ जाती है कि शक्कर का घुलना बंद हो जाता है और ठोस शक्कर विलयन के नीचे एकत्रित हो जाती है। इस अवस्था में विलयन संतृप्त विलयन सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाता है। अतः जब किसी निश्चित ताप पर बने विलयन में और अधिक विलयन न घुल सकता हो उसे संतृप्त विलयन कहते हैं। यानी विलयन की वह अवस्था जिस पर अगर हम विलेय को विलयन में और डालें तो वो ना घुले, वो हमारा संतृप्त विलयन कहलाता है। उसी अवस्था में जब तक वो घुल सके उसकी जहाँ तक लिमिट है, लिमिट पर पहुँचने तक ये संतृप्त विलयन कहलाएगा। असंतृप्त विलयन क्या होता है, किसी ताप पर वह विलयन जिनमें विलेय को और अधिक मात्रा में घोला जा सके और उस ताप पर उसे असंतृप्त विलयन कहते हैं। यानी कि अगर ताप हमारा वही है लेकिन उसमें विलेय जो हमारा विलेय है उसे विलयन में अधिक घोला जा सके, वो हमारा असंतृप्त विलयन कहलाता है। अति संतृप्त विलयन सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, निश्चित ताप पर किसी विलयन को
निश्चित ताप पर किसी विलयन को संतृप्त करने के लिए आवश्यक मात्रा से अधिक विलेय पदार्थ यदि विलयन में उपस्थित होती है तो उस विलयन को अतिसंतृप्त विलयन कहते हैं। उदाहरण के लिए ग्लाबर साल्ट के क्रिस्टल Na2SO4.10H2O को सावधानीपूर्वक गर्म करने पर ग्लाबर साल्ट अपने क्रिस्टलन जल में विलय होकर अतिसंतृप्त विलयन में परिवर्तित हो जाता है। अतिसंतृप्त विलयन एक अस्थायी विलयन होता है क्योंकि उसमें विलेय का क्रिस्टल डालने पर अथवा उसे तेजी से हिलाने पर संतृप्त विलयन में बदल जाता है। देखिए, अगर आप दूसरे वीडियो पर जाते हैं तो आप खुद ये ऑब्ज़र्व करते हैं कि वो चीज़ों को कम पढ़ाते हैं और उसमें बेफालतू की बातों को ज़्यादा करते हैं। लेकिन ये चैनल ऐसा नहीं है, आपको एकदम जो भी कंटेंट हमने अपलोड किया है उसमें एकदम कंटेंट पे ही बात की जाती है, अदर चैनल्स के जैसे किसी दूसरे टॉपिक पर नहीं। इसलिए वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि जब आप वीडियोस को शेयर करते हैं तो आपकी भी फ्रेंडशिप कहीं ना कहीं बढ़ती है। ठीक है, आइए बात करते हैं आदर्श और अनादर्श विलयन। ऐसे विलयन जो सभी सांद्रताओं पर प्रत्येक ताप पर राउल्ट के नियम का पालन करते हैं आदर्श विलयन कहलाते हैं। अब देखिए राउल्ट का नियम क्या होता है, पहले उस पर हम एक बार नज़र डालते हैं कि राउल्ट का नियम होता क्या है। देखिए राउल्ट का नियम क्या होता है। राउल्ट के नियमानुसार किसी विलयन में उपस्थित किसी पदार्थ का आंशिक वाष्प दाब उस पदार्थ के मोल अंश के समानुपाती होता है। राउल्ट के नियमानुसार किसी विलयन में उपस्थित किसी पदार्थ का आंशिक वाष्प दाब उस पदार्थ के मोल अंश के समानुपाती होता है। अब देखिए इसको कैसे समझेंगे। देखिए राउल्ट का नियम समझने के लिए सबसे पहले हमें वाष्प दाब को समझना पड़ेगा। वाष्प दाब क्या होता है, साम्यावस्था पर द्रव की सतह पर द्रव की वाष्प द्वारा लगने वाले दाब को वाष्प दाब कहते हैं। वाष्प दाब को प्रभावित करने वाले कारक क्या होते हैं। ताप होता है जो वाष्प दाब को बढ़ा देता है। ताप बढ़ने पर वाष्प दाब बढ़ता है। ये ग्राफ देख सकते हैं, ये वाष्प दाब है, ये ताप है। जैसे ही ताप यानी टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे वाष्प दाब भी हमारा उसी के अनुसार इंक्रीज़ होता चला जाएगा। ये 0 था, उसके बाद जब हमने ताप को बढ़ाया तो इसका टेम्परेचर भी साथ ही साथ बढ़ गया। वाष्प दाब, क्योंकि राउल्ट के नियम को समझने के लिए सबसे पहले हमें वाष्प दाब को समझना पड़ेगा कि वाष्प दाब होता क्या है। वाष्प दाब बर्तन के आकार और आकृति पर निर्भर नहीं करता, वाष्प दाब पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। वाष्प दाब जो होता है वो पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। बात करते हैं इसके अगले टॉपिक की। देखिए राउल्ट का नियम समझने के लिए हमें पहले इन चीज़ों को समझना पड़ेगा कि ये चीज़ें होती क्या है। पदार्थ समझते हैं। पदार्थ के 2 भाग होते हैं, वाष्पशील पदार्थ और अवाष्पशील। वाष्पशील यानी वाष्प दाब जो होगा हमारा डज नॉट इक्वल टू 0 होगा, यानी इसमें वाष्प दाब कुछ न कुछ होगा। और अवाष्पशील क्या होता है, वाष्प दाब हमारा एकदम 0 होगा। देखिए इस द्रव विलयन में वाष्प दाब की गणना, अगर हम द्रव में द्रव को मिलाते हैं और उससे जो विलयन प्राप्त होता है तो उसमें वाष्प दाब क्या होगा, उसकी गणना कैसे करेंगे। विलायक है A, द्रव है, वाष्पशील है, इसको जब गर्म करेंगे तो ये जो P0A है, यहाँ देखिए शुद्ध A का वाष्प दाब जो है वो P0A है और ये विलेय है B है, ये भी द्रव है, ये भी वाष्पशील है। जो इसका वाष्प दाब है ये शुद्ध B का वाष्प दाब P0B है। ये जो P0B है ये शुद्ध B का वाष्प दाब है। और जो विलयन बना यहाँ से P निकल रहा है और यहाँ से PB, ये A का आंशिक दाब है और B का आंशिक दाब। अब देखिए हम राउल्ट का नियम समझते हैं। राउल्ट का नियम क्या कहता है। राउल्ट के नियमानुसार किसी विलयन में उपस्थित किसी पदार्थ का आंशिक वाष्प दाब यानी कि PA और उस पदार्थ के मोल अंश के समानुपाती होता है। मोल अंश क्या होता है, वही चाई A। देखिए मोल अंश क्या होता है। मोल अंश की बात करें तो देखिए जो भी चीज़ें रास्ते में पढ़ रही हैं, अगर उन चीज़ों पर गौर नहीं करेंगे तो हमें चीज़ें नहीं समझ में आएंगी। तो पहले देखते हैं मोल अंश या मोल प्रभाज क्या होता है। किसी विलयन में उपस्थित किसी पदार्थ के मोल और उस विलयन में उपस्थित सभी पदार्थ के कुल मोल के अनुपात को उस पदार्थ का मोल अंश या मोल प्रभाज कहते हैं। माना कोई विलयन A, B तथा C 3 पदार्थों का मिश्रण है जिनके मोल क्रमशः NA, NB तथा NC हो, तो A का मोल अंश क्या होगा। A के मोल अंश की बात करें तो चाई A बराबर NA/NA + NB + NaC। यानी कि यहाँ कहा गया है किसी विलयन में उपस्थित किसी पदार्थ के मोल उस विलयन में उपस्थित सभी पदार्थों के कुल मोल के अनुपात को उस पदार्थ का मोल अंश या मोल प्रभाज कहते हैं। यही हमारा A का मोल अंश है। अब B का मोल अंश निकालना है यानी NB/NA + NB + NC, और C का मोल अंश निकालना है यानी चाई C बराबर NC/NA + NB + NC। अब बात करते हैं राउल्ट के नियम की। देखिए अब राउल्ट का नियम दिया गया है। A का आंशिक दाब यानी PA जो प्रोपोर्शनल टू है वो चाई A के बराबर यानी मोल अंश के बराबर है। यहाँ कह भी रहा है
कि किसी विलयन में उपस्थित किसी पदार्थ का आंशिक वाष्प दाब उस पदार्थ के मोल अंश के समानुपाती होता है। यानी ए का आंशिक वाष्प दाब, ए का आंशिक दाब है जो पी प्रोपोर्शनल टू चाई ए और बी का आंशिक दाब पी प्रोपोर्शनल टू चाई बी। तो राउल्ट के नियम के अनुसार ही आदर्श तथा अनादर्श विलयन की पहचान की जाती है। अब देखते हैं कि आदर्श विलयन एग्जैक्टली होता क्या है। ऐसे विलयन जो सभी सांद्रताओं पर प्रत्येक ताप पर राउल्ट के नियम का पालन करते हैं। ऐसे आप समझ लीजिए कि जो विलयन राउल्ट के नियम का पालन करे वो आदर्श विलयन, और जो विलयन राउल्ट के नियम का पालन ना करे वो अनादर्श विलयन होता है। बस यहाँ देखते हैं आदर्श विलयन बनने पर आयतन व एंथैल्पी परिवर्तन शून्य होता है। इसका अर्थ है कि विलयन के अवयवों विलेय और विलायक को मिश्रित करने पर ना तो ऊर्जा का उत्सर्जन होता है और ना ही ऊर्जा का अवशोषण होता है। यानी कि अगर हम दोनों चीज़ों को मिक्स करते हैं तो उससे ना ही ऊर्जा रिलीज होती है और ना ही वो ऊर्जा को ऑब्जर्व करता है। तथा विलयन का आयतन दोनों अवयवों के आयतन के योग के बराबर होता है। दो द्रव ए और बी को मिलाकर बनाए गए द्रव विलयन के लिए निम्न शर्तों का होना आवश्यक है। डेल्टा एच मिश्रण डज नॉट इक्वल टू 0 है, डेल्टा एच मिक्स इज इक्वल टू 0 और डेल्टा वी मिक्स इज इक्वल टू 0। इसे इक्वेशन फर्स्ट मानेंगे। पी ए बराबर होता है पी नॉट एच आई ए तथा पी बी होता है पी नॉट बी चाई बी। देखिए आई थिंक कि आपको चीज़ें समझ में आ चुकी हैं। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए, अपना सिलेबस कंप्लीट करने के लिए मैं आपके सिलेबस को मैक्सिमम टू 6 मंथ में कंप्लीट करा दूंगा। तब तक के लिए जुड़े रहिए, देखते रहिए हमारे वीडियो को। जो भी चीज़ें नहीं समझ आती हैं वीडियो को रिपीट करके देखेंगे तो चीज़ें ज़रूर समझ में आएंगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।